नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कर रहे हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ऐसे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी होता है ना। तो वो नेक्स्ट मैग्नेट वाले चैप्टर में होगा, अभी हीटिंग इफेक्ट इलेक्ट्रिसिटी वाले में ही है। तो जैसे ये कंडक्टर है, इसमें से हमें पता है कि जब करंट मतलब फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं व्हेन एंड्स ऑफ कंडक्टर इज कनेक्टेड टू बैटरी। मतलब ये कंडक्टर है, ठीक है, और ये बैटरी है, समझ लो ऐसे बैटरी के एंड पे लगा दिया ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे कोई डिवाइसेस वगैरह कुछ लगा दिया। तो when ends of conductor are connected to a battery, then free electrons move with high velocity। जो इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर जो फ्री होते हैं मूव करते हैं हाई वेलोसिटी से थ्रू द वायर। दिस प्रोड्यूसेस हीट इन द कंडक्टर, इससे कंडक्टर हीट हो जाता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कब ज्यादा हीट होगा कब कम हीट होगा, वो बहुत चीजों पर डिपेंड करता है, हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो बस इसी फेनोमेना को बोलते हैं कि हीट प्रोड्यूस होना व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड, ठीक है। करंट में जो मोशन, इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन है, प्रोड्यूसेस हीटिंग इन द कंडक्टर। दिस फिनोमेना ऑफ हीट ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हीट हुआ ना, इलेक्ट्रिक हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट नाम है उसका, ठीक है। जूल साइंटिस्ट है, तो अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ, उसने जो लॉ बनाया, व्हेन करंट इज पास थ्रू कंडक्टर हीट प्रोड्यूस्ड अक्रॉस इट, जो उसमें हीट होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट मतलब अगर हमने करंट डबल कर दिया ना, आई को डबल कर दिया, तो हीट जो होगा ना वो 4 टाइम्स हो जाएगा। आई को अगर 2 टाइम्स किया तो, अगर आई को हमने करंट को 3 टाइम्स किया ना स्क्वायर, तो हीट क्या होगा 9 टाइम्स हो जाएगा। आई स्क्वायर है ना, आई का ना स्क्वायर कर टाइम्स हीट बढ़ेगा। अगर आई को करंट को हमने 4 टाइम्स किया ना, तो हीट विल बिकम 16 टाइम्स। यानी कि थोड़ा सा हीट करंट इंक्रीज होगा, हीट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट, पहला फर्स्ट जूल्स लॉ का फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। जो कंडक्टर यूज करेंगे ना, हमें पता है कि किसी का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है किसी का कम होता है। जैसे मेटल्स का रेजिस्टेंस क्या होता है, मेटल्स का रेजिस्टेंस होता है लो होता है। सबसे कम किसका है, सिल्वर का है, ठीक है। कॉपर का भी कम ही है, एल्यूमिनियम का भी थोड़ा कम ही है। तो हम लोग इसलिए कॉपर का वायर यूज करते हैं, रेजिस्टेंस कम है। बट अलोय वगैरह जो होते हैं उनका ज्यादा है, ठीक है। नाइक्रोम जो अलोय में यूज होता है, हीटर में यूज होता है, उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो रेजिस्टेंस ज्यादा होने से हीट ज्यादा प्रोड्यूस होता है, इसलिए हम लोग हीटर में नाइक्रोम का वायर यूज करते हैं, क्योंकि नाइक्रोम अलोय है, उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो वो हीट ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और भी रीजन है नाइक्रोम के वायर को यूज करने के लिए, बट मेन रीजन तो यही है कि उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और उसके अलावा भी है, ये है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, तो वो पिघलेगा नहीं, मेल्ट नहीं होगा। और एक पॉइंट है कि जब वो गर्म होगा तो ऑक्सीडाइज नहीं होगा, क्योंकि प्योर मेटल होता है तो जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। वो अलोय है इसलिए ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो अभी फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट का स्क्वायर, आई का स्क्वायर। हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ज्यादा होने पर हीट ज्यादा होगा। और हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम। समझ लो एक हीटर है या फिर गीजर को ऑन करते हैं हम लोग, कभी कभी हम लोग गीजर स्विच ऑन किया, 1 मिनट बाद बंद कर दिया, पानी ज्यादा गर्म नहीं होगा। मगर 10 मिनट तक करेंगे, ज्यादा पानी गर्म होगा, ज्यादा हीट हो जाएगा पानी। क्यों? क्योंकि ज्यादा टाइम दिया ना, ज्यादा टाइम दिया तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस हुआ। वही बोल रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम फॉर विच करंट इज पास। जितना ज्यादा करंट पास होगा, अगर और देर तक करेंगे तो और ज्यादा पानी गर्म होगा। तो इसलिए हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम, टाइम जितना देंगे उतना ज्यादा ये हीट प्रोड्यूस होगा। तो इन तीनों को मिला के एक फॉर्मूला बनाया जूल ने, एच इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी। देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। यहाँ पे के लगता है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, छूट गया था। के इज आई स्क्वायर आर टी, वेयर के इज कांस्टेंट, ठीक है। जैसे प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं ना, तो इक्वल टू में कांस्टेंट लगाना होता है, तो कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और के की वैल्यू 1 होती है, इसलिए के की वैल्यू 1 होती है ना, इसलिए यहाँ 1 लिखा हुआ नहीं है, के की वैल्यू 1 होती है इसलिए, ठीक है। तो हीट का ये फॉर्मूला हो गया, हीट कैलकुलेट करने के लिए हमें न्यूमेरिकल में ये काम आएगा। हीट का एक और फॉर्मूला है एच इक्वल टू वी आई टी, ठीक है। अब ये कैसे बना, तुम्हें पता है ना, वी इक्वल टू आई आर है, वी इक्वल टू आई आर है। अब यहाँ पे आई स्क्वायर आर टी है, आई
स्क्वायर मतलब I इंटू आर इंटू टी। ये जो आई आर है ना वो वी हो गया, आई आर वी होता है, तो आई इंटू वी इंटू टी, इसलिए यहाँ पे वी आई टी लिखा हुआ है। यहाँ पे वी इक्वल टू आई आर होता है इसलिए ऐसा बना है। ठीक है, तो हीट का दो फॉर्मूला है निकालने का, हीट इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, हीट इक्वल टू वी आई टी। जूल्स लॉ लिखने के लिए आएगा तो पूरा लिखना है यहाँ से यहाँ तक, ये फॉर्मूला भी लिखना है। ठीक है, अगर वो 2 मार्क का आता है तो मैं तो बोलूंगा इसको भी लिख दो, हीटिंग इफेक्ट को भी लिख दो, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट पूरा। अगर 1 मार्क का आता है तो सिर्फ इतना ही लिखो, नीचे वाला। ठीक है, यहाँ से यहाँ से। ठीक है, बट अगर 2 मार्क का आएगा तो पूरा लिख दो। हीट को मेजर करने के लिए, जैसे करंट को मेजर करने के लिए एम्पेयर है, रेजिस्टेंस का ओम है, तो हीट का जूल है। हीट एनर्जी है ना, तो हीट एनर्जी होती है, इसलिए कोई भी एनर्जी का हमेशा जूल होता है, वर्क डन की तरह जूल हीट का भी है। अब जो हीटिंग के कुछ एप्लीकेशन है, ठीक है, हमारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है जो हमारे घरों में यूज होते हैं। ठीक है, उसमें हीटिंग हीटिंग का यूज है। देखो, इलेक्ट्रिक आयरन गर्म होता है ना इलेक्ट्रिसिटी पास करने से, उसी से काम होता है हमारा। हीटर, टोस्टर आर सम एप्लायंसेस दैट वर्क ऑन प्रिंसिपल। गीजर भी डाल सकते हैं, हीटिंग इफेक्ट के प्रिंसिपल पे काम करते हैं। उसके बाद फ्यूज ऑफ वायर, जो फ्यूज होता है सर्किट के अंदर फ्यूज लगाता है। ठीक है, सर्किट के अंदर फ्यूज लगाता है, ये सीरीज में लगाता है, ये सेफ्टी के लिए लगाया था। फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस विच इज कनेक्टेड इन सीरीज इन द सर्किट। इट्स वायर इज मेड अप ऑफ, उसका जो वायर होता है ना वो मेटल और एलॉय का बना होता है। मेटल का हैविंग हाई रेजिस्टेंस एंड नो मेल्टिंग पॉइंट, जिसकी रेजिस्टेंस तो थोड़ी ज्यादा होगी और मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। ठीक है, व्हेन लार्ज करंट फ्लोज थ्रू सर्किट, तो वायर फ्यूज वायर मेल्ट। अब वो सीरीज में लगा हुआ है, अब वो मेल्ट हो जाएगा, पूरा सर्किट ब्रेक कर देगा, क्योंकि सीरीज में लगा हुआ चीज ब्रेक हो जाता है तो पूरा सर्किट ब्रेक हो जाता है। ठीक है, देयरफॉर द इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस सेव्ड फ्रॉम गेटिंग डैमेज्ड। तो फ्यूज का, ये फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है, और उसका हमेशा उसका जो वायर का जो लो मेल्टिंग पॉइंट होगा और हाई रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, वो मेटल का भी हो सकता है उसका वायर, लोहे का भी हो सकता है, वो डिपेंडिंग है। ठीक है, लेड का भी बना हो सकता है, अलग अलग हुआ है। अब है इलेक्ट्रिकल बल्ब। जो बल्ब है हमारे, ये वाला जो सीएफएल बल्ब नहीं, ये येलो वाला बल्ब नहीं होता, कुछ बोलते हैं ना उसको, नाम याद नहीं कौन सा बल्ब बोलता है, जो नॉर्मली जो पुराने जमाने वाला बल्ब होता है उसकी बात करें, जिसके अंदर फिलामेंट होता है। ठीक है, ये सब तो अलग है, ये सीएफएल वगैरह है, और एलईडी बल्ब का इनका कॉन्सेप्ट अलग है, इसका अभी हमें पढ़ना नहीं। ठीक है, तो वो वाला जो बल्ब है ना, येलो वाला जो पुराना जमाने वाला बल्ब है, उसकी बात कर रहा है। तो उसमें ऐसे होता है ना, अंदर में यहाँ पर ऐसे फिलामेंट होता है, इसको ऐसे करके। ठीक है, और इधर ग्लास। ठीक है, और यहाँ पर ऐसे करके होता है। तो फिलामेंट ऑफ बल्ब जो होता है ना, ये जो फिलामेंट होता है ये बहुत पतला होता है। ठीक है, और इसको बहुत ऐसे राउंडिंग ऐसे बनाया गया है। अगर हम इसको खोल के लंबा करेंगे ना, स्प्रिंग के जैसा बहुत लंबा हो जाएगा। इतना पतला इसलिए बनाते हैं ना, क्योंकि जितना थीन होगा ना उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा ना, जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा ना, हीट ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, हीट ज्यादा प्रोड्यूस करेगा तो ज्यादा ग्लो करेगा, ज्यादा लाइट इमिट करेगा। तो इसका सबसे पहले, इसमें जो फिलामेंट है हर किसी की मेटेरियल का नहीं बना सकता। फिलामेंट का मटेरियल जो होता है वो टंगस्टन है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है उसका। ठीक है, कितना है 3380 और इतना ज्यादा हीट हो जाता है, हीट करने पर वो ग्लो अप करता है, उसका रेजिस्टेंस भी हाई है। और वो टंगस्टन नॉन मेटल, ये सॉरी एलॉय नहीं है, टंगस्टन मेटल में ही आता है। ठीक है, तो फिलामेंट का जो मटेरियल है वो टंगस्टन मेटल है ना, एलॉय नहीं है, याद रखना। अगर वो मेटल और एलॉय में बोलेंगे तो फिलामेंट जो है वो टंगस्टन का बना हुआ जो मेटल है, और उसका मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई है, पहला रीजन जिसको यूज करते हैं उसको। और दूसरा, उसका रेजिस्टेंस हाई है, तो वो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है और वो लाइट इमिट करता है। ठीक है, उसके अंदर बल्ब को देखो, कोई भी चीज अगर गर्म होगा, जैसे कि मैग्नीशियम रिबन को गर्म करते हैं तो जल जाता है ना, वाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ, तो ऑक्सीडाइज हो जाता है। बट ये फिलामेंट इतना थिन है, ठीक है, फिर भी ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा, इतना हीट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे इसको सपोर्ट करने के लिए ना आर्गन एंड नाइट्रोजन इनएक्टिव गैसेज है। वो क्या करती है, वो गैसेज ना, इसको इनर्ट गैस भी बोलते हैं, वो रिएक्ट नहीं करती, ऑक्सीजन यहाँ पे देते ही नहीं है। अगर ऑक्सीजन होता तो ये जल जाता, बट ऑक्सीजन है ही नहीं। ऑक्सीजन से
बर्निंग के लिए ऑक्सीजन चाहिए ना, ऑक्सीजन हटाई है ही नहीं, हमें क्या दिया, इनर्ट गैसेस लाइक नाइट्रोजन और ऑर्गन, लो प्रेशर पे वो करते हैं टू प्रिवेंट फिलामेंट फ्रॉम ऑक्सीडाइजेशन वाइल इट इज वेरी हॉट, इससे फिलामेंट की लाइफ प्रोलॉन्ग हो जाती है ना, थोड़े ज्यादा दिन तक चलता है वो। तो ये हमारे इसके इलेक्ट्रिकल हीटिंग के बारे में था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पावर। पावर नाइन्थ क्लास से पढ़ा था, वर्क डन वाले चैप्टर में, है ना। वर्क डन इक्वल टू, सॉरी, पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, ये था, पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। तो यहाँ पर पावर वो नहीं है, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल पावर है, हालांकि उसी से रिलेटेड है। यहाँ पे रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डिलीवर्ड, मतलब अगर हीटर है तो कितनी तेजी से उसमें बिजली खींच रहा है वो, इतनी तेजी से वो बिजली को कंज्यूम कर रहा है, कंज्यूम्ड बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक पावर। ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी खींच रहा है, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है, इसका मतलब उसका पावर ज्यादा है, ठीक है। तो रेट एट विच इलेक्ट्रिसिटी इज डिलीवर्ड या फिर कंज्यूम्ड बाय एनी अप्लायंस इज कॉल्ड इट्स पावर। तो जैसे बल्ब का पावर, फैन का पावर, टीवी का पावर, एसी का ज्यादा पावर होता है, तो उसमें लिखा होता है वॉट, तो उसका ऐसा यूनिट पावर का वॉट है ना, ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। पावर का फॉर्मूला क्या है, मेन फॉर्मूला है P इक्वल टू वी आई, ये फर्स्ट फॉर्मूला है, ठीक है, ये मेन फॉर्मूला है। इसी से दो फॉर्मूला और डिराइव हुआ है, कैसे, V इक्वल टू आई आर होता है ना, V इक्वल टू आई आर होता है फॉर्मूला हमारा। तो अब यहाँ पे V है ना, P इक्वल टू वी आई, अब V की जगह पर आई आर, इस V को आई आर लिख सकते हैं, इंटू आई, तो क्या हो गया, आई स्क्वायर आर, तो P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, देखो सेकंड फॉर्मूला बन गया ना। अच्छा, आई इक्वल टू क्या होता है, V बाई आर होता है ना, एक और फॉर्मूला था ना। तो अगर हमने इसी फॉर्मूला में, ये जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला है P इक्वल टू वी आई है ना, इसमें वी आई की जगह पर V बाई आर कर दिया, क्योंकि आई इक्वल टू वी बाई आर होता है ना, ठीक है, आई इक्वल टू वी बाई आर होता है। तो अगर हमने उसको चेंज कर दिया तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर, देखो, इसलिए पावर का तीसरा फॉर्मूला ये है। तो तीन फॉर्मूला पावर का है, वो डिपेंडिंग कि कब कौन जैसा यूज करना है, वो बार बार अलग अलग यूज होगा, तो याद रखना पावर का फॉर्मूला यही है। पावर, अब पावर का ऐसा यूनिट बता दिया मैंने, वॉट होता है, ठीक है, उसको सिर्फ डब्ल्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर 1 वॉट का डेफिनेशन बोलते हैं, 1 वॉट क्या होता है, तो 1 जूल ऑफ एनर्जी इज यूज इन 1 सेकंड। पावर का फॉर्मूला तो डब्ल्यू बाई टी भी होता है, वर्क अपॉन टाइम। तो 1 जूल एनर्जी इज यूज इन 1 सेकंड, तो 1 वॉट हो जाएगा, हम ऐसे बोल सकते हैं 1 वॉट का डेफिनेशन में। या फिर तुम यहां से भी बोल सकते हो, वेन एनर्जी, ये अ डिवाइस draws 1 एम्पेयर करंट from a source of 1 volt, then its power is 1 watt। अगर वो 1 एम्पेयर करंट ड्रॉ करेगा 1 वोल्ट के सोर्स है, तो उसका पावर 1 वॉट है। वो वाला डेफिनेशन से बेटर यही वाला डेफिनेशन कर लो, 1 जूल ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन 1 सेकंड, ठीक है। वर्क अपॉन टाइम वाला जो पिछले 9th क्लास में पढ़ा था, दोनों में से कोई भी यूज कर सकता है। तो 1 वॉट का डेफिनेशन ये हो जाएगा। उसके बाद होता है एक कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी भी होता है। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी वो भी 9th क्लास में था, जिसको किलो वाट आर या फिर यूनिट्स बोलते हैं, ठीक है। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी किलो वाट आर, ठीक है, के स्मॉल लिखना है, डब्ल्यू कैपिटल और एच स्मॉल, उसको यूनिट्स भी बोलते हैं। यूनिट्स मतलब कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, या फिर उसी को किलो वाट आर बोलते हैं। तो इसमें और एसआई यूनिट में क्या डिफरेंस है, एनर्जी का जो दो यूनिट है, एनर्जी का नॉर्मल यूनिट है जूल, मगर कॉमर्शियल यूनिट का है, कॉमर्शियल यूनिट जो एनर्जी का होता है उसका है किलो वाट आवर। जो बहुत बड़े बड़े एनर्जी कैलकुलेशन होता है, जैसे हमारे घर में बिजली आती है, तो हमारे घर पे जो बिजली आती है उसका बिजली किस में आता है, यूनिट्स में आता है। तो वही किलो वाट आवर वही है, कि इस पर बोलते हैं ना 500 यूनिट बिजली आ गया। अभी केजरीवाल बोलता है 200 यूनिट्स फ्री है, ठीक है, तो इसका मतलब 200 किलो वाट आवर तक बिजली हम लोग फ्री यूज कर सकते हैं, उसका मतलब ये है, ठीक है। तो यूनिट्स मतलब किलो वाट आवर। अब इसका, इसमें इसको एग्जाम में आता है कि कन्वर्ट करने के लिए किलो वाट आवर को जूल्स में कन्वर्ट करो, तो देखो 1 किलो वाट आवर इक्वल टू 1 किलो वाट इंटू 1 आवर, इसको तोड़ दिया है किलो वाट इंटू आवर। किलो वाट मतलब 1000 वाट,
किलो मतलब 1000 होता है, 1000 वाट। 1 आवर मतलब 3600 सेकेंड। अभी मैंने बताया ना, पावर का फॉर्मूला एक और होता है ना, W/T। W मतलब जूल, उसका यूनिट क्या है, जूल। टाइम का क्या है, सेकेंड, जूल पर सेकेंड। तो अगर हमने यहाँ पे लिखा 1000 जूल पर सेकेंड इंटू 3600 सेकेंड, आवर को चेंज किया ना, आर को चेंज किया सेकंड में, तो ये सेकंड और सेकंड कैंसिल हो गया, ये सेकंड और सेकंड कैंसिल हो गया, कितना हो गया 36 पे 5 जीरो आ गया, 5 जीरो है, और ये जूल बच गया। तो अगर हम इसको स्टैंडर्ड यूनिट में लिखेंगे तो 5 जीरो और यहाँ पे डेसिमल फर्स्ट नंबर के बाद 3.6, यहाँ पे जीरो लिखने का कोई मतलब नहीं है। 10 कितना, यहाँ पे किससे कितना डिजिट आ गया, 6 जूल। तो ये स्टैंडर्ड यूनिट यही है। तो अगर 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं, तो 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, या फिर 36 लाख जूल। अगर हम इसको आगे करते हैं तो 36 लाख जूल, अगर जीरो जीरो लगा के लिखेंगे तो अगर बोला जाए कि कन्वर्ट 250 यूनिट्स इन जूल, ठीक है, कुछ मत करो, 250 इंटू 1000, यूनिट्स मतलब किलोवाट आ रहे हो, 1000 इंटू 3600 को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, जो मल्टीप्लाई करके आएगा वही आंसर होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है लिख दो, नहीं लिखना है ऐसे छोड़, ठीक है। तो या फिर तुम सीधे सीधे 250 को 3.6 से इंटू 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो उतना जूल आंसर हो जाएगा। तो ये आ सकता है, 1 मार्कर में भी आ सकता है, या फिर केस स्टडी में भी आ सकता है, आ सकता है। और अगर हमारे घर पे जो अप्लायंसेस यूज करते हैं उसका हमें एनर्जी कितना कंज्यूम हो रहा है वो निकालना है, तो एनर्जी कंज्यूम का फॉर्मूला होता है, ये लास्ट फॉर्मूला इस चैप्टर का, पावर इंटू टाइम। याद रखना है कि पावर को हमें किलोवाट में लेना है, पावर शुड बी इन किलोवाट एंड टाइम शुड बी इन आवर टू गेट एनर्जी इन कमर्शियल यूनिट। अगर कमर्शियल यूनिट में हमें निकालना है तो पावर को किलोवाट में लेना है और टाइम को आर में। जैसे एक एग्जांपल कर लेते हैं, सपोज करो कि a household uses या फिर ऑपरेट्स 2 bulbs each 100 watt, ठीक है, each 100 watt, and a refrigerator of 600 watt, 100 watt for 8 hours डेली, इसका था 8 hours डेली, और रेफ्रिजरेटर का 15 hours डेली, ठीक है। तो हमें बताना है एनर्जी कंज्यूम, फाइंड एनर्जी कंज्यूम्ड इन 7 days, एक वीक में कितना होगा। तो सबसे पहले ना, जो फर्स्ट लिखो बल्ब का करो, पहले बल्ब का, 2 बल्ब है, एक बल्ब 100 वाट का है, तो 2 बल्ब कितना हो गया, पावर कितना हो गया 200 वाट, एक बल्ब का 100 है, इसलिए इसको किलो वाट में चेंज करना है, याद रखना है, मैंने बोला ना यहाँ पे किलो वाट में होना चाहिए। तो 200 अपॉन 1000 कितना हो गया 0.2 किलो वाट। टाइम कितना है 10 आवर्स, सॉरी 8 आवर्स, इसको आर में ही रखना है। तो इसका एनर्जी कंज्यूम कितना हो गया, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय बल्ब 0.2 इंटू 8, 1.6 किलो वाट आवर। फिर रेफ्रिजरेटर का पावर कितना है 600 वॉट, तो मैंने बोला चेंज करना है, 1000 से डिवाइड देंगे तो 0.6, क्योंकि 600 अपॉन 1000, 2 जीरो गया तो 0.6 आएगा किलो वाट। टाइम कितना है, इसमें टाइम है 15 आवर्स, इसको ये तो आर में ही चाहिए, अगर मिनट में दिया है या सेकंड में दिया तो आर में चेंज करना है, एनर्जी कंज्यूम वाले क्वेश्चन में जरूरी है। तो पावर इंटू टाइम, तो 0.6 इंटू 15, 15 इंटू 6 90, मतलब 9 आ जाएगा, 9.0 किलो वाट आवर। अब देखो टोटल कितना हो गया 1.6 प्लस 9, 10.6 किलो वाट आवर, ये एक दिन का है। तो एनर्जी कंज्यूम्ड इन 7 days,
जितने दिन का भी पूछेंगे 30 डेज का भी, 30 डेज का बहुत बार आता है, तो 30 से मल्टीप्लाई कर दो, 10.6 इंटू 7। अगर 7 डेज है तो 7 डेज, अगर 30 डेज है 30 डेज। अगर मंथ ऑफ जुलाई बोल दिया तो जुलाई में 31 डेज होते हैं। फेब्रुवरी बोल दिया तो 28 डेज। अगर लीप ईयर ऑफ फेब्रुवरी बोल दिया तो 29 डेज। वो डिपेंड करेगा। ठीक है। तो 7 इंटू 6 42, 4 कैरी, 7 इंटू 0 4, और फिर 7 1 7। तो यहाँ पर आ गया 74.2 किलोवाट आवर या फिर यूनिट्स। तो ये एनर्जी कंज्यूम आ गया हमारा 7 डेज का। अगर ऐसा कॉस्ट बोलेंगे, बोलेंगे पर यूनिट का कॉस्ट था 2 रुपीज, 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, कॉस्ट आ जाएगा। तो ये न्यूमेरिकल है, ये इसका ये इजी होता है और स्कोरिंग है ये। ठीक है, इजी है। तो ये चैप्टर में इतना ही है, ये इसका लास्ट टॉपिक था। अब हम लोग अलग से किसी वीडियो में न्यूमेरिकल्स करेंगे सिर्फ अलग से।